पीपीटी शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। हो रही है? यस सर। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, हमारे आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हेडिंग्स आज हम कवर करेंगे, उनमें है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, complexes in proteins, ATP synthase, production of ATP and significance of electron transport chain. ठीक है, first of all, electron transport chain. The electron transport chain consists of specially separated series of redox reaction. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, द अंडरलाइंग फोर्स ड्राइविंग दीज रिएक्शन इज गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और जो एनर्जी इन रिएक्शंस को कैरी आउट करवा रही होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। is a type of chemical reactions that involved in ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू स्पीशीज। जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है बिटवीन द टू स्पीशीज। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच सेल्स यूज एंजाइम टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम की मदद से न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, thereby releasing energy which is used to produce adenosine triphosphate। और ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और वो एनर्जी एटीपी की प्रोडक्शन के लिए आगे यूज की जाती है। द प्रोटॉन ग्रेडियंट runs downhill to drive the synthesis of ATP। इसमें जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसको यूज किया जाता है डाउनहिल। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एटीपी की सिंथेसिस होगी। कैसे होगी ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इट ऑल हैपन्स इन और एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो किस जगह पे हो रहे होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है किसी को? सेल पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटसाइड, ठीक है, और एक इनसाइड मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के जो दरमियान में जो पोर्शन है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो पोर्शन है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो पोर्शन है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और जो एरिया इनर मेम्ब्रेन ने अपने अंदर कवर किया होता है, यानी कि जिसको उसने सराउंड किया होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। कन्वर्जन ऑफ फूड एनर्जी टू द एटीपी। अब फूड एनर्जी को एटीपी के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है? हम फूड को किन किन फॉर्म्स में ले सकते हैं? या तो वो फैट हो सकती है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, या प्रोटीन हो सकते हैं। जब हम इनको लेंगे तो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर उनकी क्या होगी? डाइजेशन होगी। डाइजेशन के नतीजे में अगर तो फैट लिया है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा। ठीक है, जिसको हम टीजीए बोलते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर वहाँ से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। प्रोटीन्स हैं तो उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं? ब्रेक डाउन डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड कन्वर्ट होंगे। वो आगे कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल को यानी कि ये एक ब्रीफ सा पाथ पे बताया है कि एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह हो रही है। ठीक है, एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होंगे। एसिटाइल कोए आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल सुना हुआ है नाम? और वहां से एनर्जी रिच कंपाउंड्स रिलीज होंगे। कौन से एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं? FADH2, NADH, ठीक है, और उसके अलावा ATP। ATP तो डायरेक्टली एक करेंसी है हमारे पास जिसको हमारे सेल्स जो हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा FADH2, NADH, इनको हमारे सेल्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये एनर्जी रिच कंपाउंड जरूर हैं
लेकिन हमारे सेल्स इनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इनको यूटिलाइज करने से पहले इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इनको गुजारा जाता है, ठीक है। वहाँ से इनसे एटीपी की प्रोडक्शन करवाई जाती है। वो कैसे करवाते हैं वो आगे हम देखते हैं। सेम वही चीज़ इधर भी एक्सप्लेन की गई है कि प्रोटीन की सूरत में हम डाइट ले सकते हैं, ग्लाइकोजन या स्टार्च की सूरत में, फैट को ट्राइसैलग्लिसरॉल की सूरत में, ठीक है। वो आगे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में चेंज होगी, करते कराते हमारे पास क्या चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, NADH आ जाएगा, ठीक है, QH2 आ जाएगा, उसके अलावा FADH2 आ जाएगा या ATP आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर करवाएंगे। इज दैट क्लियर? जब भी कैटाबॉलिज्म होगी तो कैटाबॉलिज्म क्या करती है, एनर्जी रिलीज करवाती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करती है, और उस एनर्जी को वो वाली जो एनर्जी क्या करती है, एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करती है। उस एटीपी को हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल के जो सेलुलर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स बिल्ट इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें आपको सीरीज ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है, और उन प्रोटीन्स में अलोंग द सिस्टर क्रिस्टी उसके अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस होती हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ जगह जगह से मुड़ी हुई होगी, इन्वेजिनेशंस होगी, डिप्रेशंस होंगी उसके अंदर। डिप्रेशंस या इन्वेजिनेशन का मतलब समझते हैं? और उन इन्वेजिनेशंस में और उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंजाइम, वो जो प्रोटीन्स होंगे वो या तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं या एंजाइम हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिंक टू पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन टू क्रिएट हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। इसमें क्या होगा कि ये वाले जो प्रोटीन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन को डाउन हिल मूव करवाएंगे, ठीक है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करवाएंगे। जिस वक्त हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करवाएंगे तो इनका काम क्या है कि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयन जो है ना, जिनको प्रोटॉन भी बोलते हैं या हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, उनको मैट्रिक्स से निकाल के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर शिफ्ट करवाना है, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उस जगह पे उनको शिफ्ट करवाते जाएंगे। इज दैट क्लियर? इस बात की समझ आई है? इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे मूव करेगा उसने क्या करवाना है कि हाइड्रोजन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किस जगह पे शिफ्ट करवाना है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। जब हाइड्रोजन आयन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर शिफ्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंस आ जाएगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ आई? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। yields 36 ATP फ्रॉम वन ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज से जो हमने एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो रिलीज हुए हैं, ठीक है, उनको अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर करवाएं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट किए जा सकते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये काम सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगी वो सीज हो जाएगी। क्यों सीज होगी? क्योंकि इसमें जो फाइनल एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम डाउन हिल मूव करवा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जिसको हम डाउन हिल मूव करवा रहे हैं उसका फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। इसमें क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फाइनल एक्सेप्टर नहीं होगा, अगर फाइनल एक्सेप्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो अपना काम छोड़ देगी। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आ गई? उसके बाद क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड कम्प्लेक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड कम्प्लेक्सेस हैं कौन कौन से हो सकते हैं? 4 मेम्ब्रेन बाउंड कम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4 कम्प्लेक्सेस जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं। ईच इज एन एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हर एक जो है अच्छा खासा कम्प्लेक्स ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। दैट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। 3 ऑफ देम आर प्रोटॉन पंप। उनमें से 4 में से जो 3 है वो प्रोटॉन पंप हैं। वो क्या करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर लेके जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किस जगह पे लेके जाएंगे? बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उस जगह पे प्रोटॉन को शिफ्ट करवाएंगे। 3 उन कम्प्लेक्सेस में से उनका ये काम है।
द स्ट्रक्चर आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बाय लिपिड सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो ये वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जितने भी ये प्रोटीन है, ठीक है, 3 या 4 कम्प्लेक्सेस हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बाय लिपिड सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर? बात करते हैं कम्प्लेक्स 1 की। कम्प्लेक्स 1 इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड एन एंजाइम कंटेनिंग आयरन एंड सल्फर। ठीक है, कम्प्लेक्स 1 जो है वो फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर बना होता है, ठीक है, और उसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के अंदर आयरन होगा और सल्फर होगा, ठीक है। द एंजाइम इन कम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। कम्प्लेक्स 1 में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। A very large protein containing 45 amino acid chains। ये एक अच्छा खासा बड़ा प्रोटीन है जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। इसके पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 45 अमाइनो एसिड। 45 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद इस एंजाइम की फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। बातें नहीं। Complex 1 can pump 4 hydrogen ions across the membrane from matrix into the intermembranous space। जब इलेक्ट्रॉन वहां से पास होगा कम्प्लेक्स 1 में से आगे क्यू की तरफ, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो 4 हाइड्रोजन आयंस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज देगा। कम्प्लेक्स 1 का काम समझ आ गया? इन दिस वे दैट द हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश्ड, simple, and maintained between the two compartments separated by the inner mitochondrial membrane। is that clear? कोई ऐसी बात जो इसमें समझ ना आई हो? उसके बाद है कम्प्लेक्स 2। कम्प्लेक्स 2 का कम्प्लेक्स 1 के साथ ताल्लुक नहीं। कैसे देखें? कम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली रिसीव FADH2। जो कम्प्लेक्स 1 था उसने NADH को रिसीव किया था और NADH से आगे हाइड्रोजन आयंस को बाहर पंप किया और उसका इलेक्ट्रॉन आगे Q को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जो कम्प्लेक्स 2 है इसने डायरेक्टली FADH2 को रिसीव किया, ठीक है, विच डज नॉट पासिस थ्रू कम्प्लेक्स 1। ये जो FADH2 है ये कम्प्लेक्स 1 से पास नहीं होगा, ये डायरेक्टली किस जगह पे आके लैंड हो रहा है? कम्प्लेक्स 2 के पास। द कंपाउंड कनेक्टिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड कम्प्लेक्स टू द थर्ड इज यूबिक्विनिन। कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 को कम्प्लेक्स 3 के साथ जो जोड़ती है चीज़, जो इनके दरमियान में एक कनेक्शन है, वो एक कंपाउंड है जिसका नाम है यूबिक्विनिन या क्यू कम्प्लेक्स, ठीक है। यूबिक्विनिन और क्यू कम्प्लेक्स। सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज, उसके पास जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स 2 के पास सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज। Complex 2 of the electron transport chain also known as succinate reductase। इसका जो दूसरा नाम है वो succinate reductase भी है, ठीक है। It is involved in the citric acid cycle। ये वाला जो एंजाइम है आपको citric acid cycle में भी मिलेगा, ठीक है। और इसका काम क्या है? It contains the enzyme called succinate dehydrogenase that was used by the citric acid cycle to transform succinate into fumarate and in this process form FADH2। और सिट्रिक एसिड साइकिल में इसने क्या किया था? सक्सिनेट को फ्यूमारेट के अंदर चेंज किया था, और जब सक्सिनेट को फ्यूमारेट के अंदर चेंज करते हैं तो वहां से क्या चीज़ रिलीज होती है? FADH2, ठीक है, जो कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इज दैट क्लियर? ये देखें, ये कम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, इसने किसको रिसीव किया है? NADH को। ये कम्प्लेक्स 2 है, इसका कम्प्लेक्स 1 के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसने डायरेक्टली किसको रिसीव करना है? FADH2 को, ठीक है। और इन दोनों को कम्प्लेक्स 3 के साथ जो कम्प्लेक्स मिला रहा है वो है क्यू कंपाउंड या क्यू कम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको यूबिक्विनिन कम्प्लेक्स जब बोलते हैं या यूबिक्विनिन कंपाउंड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। The Q molecule is lipid soluble and freely moves through the hydrophobic core of the membrane। जो Q मॉलिक्यूल है ये लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। जो लिपिड सोल्यूबल होता है वो मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर सकता है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। वंस इट इज रिड्यूस टू QH2, जब ये QH2 में रिड्यूस हो जाएगा, जब इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ऐड हो जाएंगे, यूबिक्विनिन डिलीवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कम्प्लेक्स। तब ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसने कम्प्लेक्स 1 से
लिया था उसको आगे डिलीवर कर देगा टू द कम्प्लेक्स 3, ठीक है। Once it reduced to QH2, ubiquinone delivers its electron to the next complex in the electron transport chain. Is that clear? उसके बाद है complex 3. The third complex is composed of cytochrome B. जो थर्ड कम्प्लेक्स है इसके पास साइटोक्रोम बी आपको मिलेगा एंड अदर आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम सी प्रोटीन, ठीक है। इसमें आयरन और सल्फर होगा और इसके अलावा साइटोक्रोम सी प्रोटीन. दिस कम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज. इस कम्प्लेक्स का जो दूसरा नाम है इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी बोलते हैं. कम्प्लेक्स 3 pumps proton through the membrane and pass its electron to the cytochrome C. जो कम्प्लेक्स 3 है उसने क्या करना है, उसने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करना है. जब वो ये काम कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आगे पास कर देगा. कम्प्लेक्स 3 के पास जो प्रोटॉन पहुंचा इलेक्ट्रॉन पहुंचा था उसको वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शिफ्ट कर देगा. कम्प्लेक्स 3 पंप्स प्रोटॉन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड पासिस इट्स इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी कौन सा था ये देखिए, कम्प्लेक्स 3 के बाद क्या चीज़ आ रही है, साइटोक्रोम सी, ठीक है. इसने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप किया, ठीक है. पंप करने के बाद इसका काम खत्म हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को आगे साइटोक्रोम सी के हवाले कर दिया. इज दैट क्लियर? समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. Cytochrome C oxidase for transport to the fourth complex of the protein and enzyme. और जो साइटोक्रोम C है उसने जो इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसपोर्ट हुआ है उसने आगे किधर ट्रांसपोर्ट कर देना है, कम्प्लेक्स 4 के पास. कम्प्लेक्स 4, द फोर्थ कम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन C. जो फोर्थ कम्प्लेक्स है उसके पास तीन किस्म के साइटोक्रोम है. साइटोक्रोम प्रोटीन C है, A and A3. दिस कम्प्लेक्स contains 2 heme groups. इस कम्प्लेक्स के पास 2 heme groups होंगे, one in each of the cytochrome A and A3. उनमें से एक A के पास होगा और एक A3 के पास, and 3 copper ions. और उसके अलावा 3 copper ions होंगे इसके पास. Is that clear? ये उसकी क्या कहते हैं कि उसकी फॉर्मेशन है कि उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी. The flow of electron through complex 1, 3 and 4 results in pumping of proton from the matrix across the inner mitochondrial membrane into the intermembranous space. इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लेक्स 1 से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, Q के थ्रू होता हुआ कम्प्लेक्स 2 के कम्प्लेक्स 3 के पास आया, कम्प्लेक्स 3 से कम्प्लेक्स 4 के पास आया, ठीक है. और इस दौरान उन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन जो प्रोटॉन थे, हाइड्रोजन आयंस थे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उनको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर पंप करते गए, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चारों कम्प्लेक्सेस की समझ आ गई? Yes, sir. उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या उसके बाद क्या चीज़ आएगी. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो FADH था, FADH2 था या NADH था, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डोनर थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि ऑक्सीजन है उसकी तरफ मूव करवाना स्टार्ट किया. और मूव करवाने के लिए ये सारे कम्प्लेक्सेस से पास होता होता लास्ट में ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे. बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं. एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? वही सेम चीज उसको समराइज कर दिया गया है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन इन अ जनरल ऑर्डर आर. अभी उनका ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में आएंगे. सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 आएगा, उसके बाद कम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, उसके बाद Q कंपाउंड है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, कोएंजाइम Q है, उसके बाद कम्प्लेक्स 3 है, साइटोक्रोम C एंड कम्प्लेक्स 4, ठीक है. ये उसी ऑर्डर में आ रहे हैं जिस ऑर्डर में हमने अभी पढ़े हैं. कोएंजाइम Q आल्सो नोन एज यूबिक्विनिन, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, इज मेड अप ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोफोबिक टेल. Its purpose is to function as an electron carrier and transfer electron to the complex 3. यहाँ तक कोई confusion? सेम चीज़ को रिपीट किया गया है, उस ऑर्डर को दोबारा रिवाइज किया गया कि किस ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया. इलेक्ट्रॉन डोनर ने सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, वहाँ से 2 के पास, 2 से आगे
कोएंजाइम क्यू के पास, कोएंजाइम क्यू से आगे कम्प्लेक्स 3 के पास, कम्प्लेक्स 3 से आगे साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी से आगे कम्प्लेक्स 4 के पास, और कम्प्लेक्स 4 से आगे उसके जो फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन उसके पास पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पासिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH। किस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? NADH एंड FADH2। यही थे ना हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि क्रेब्स साइकिल से हमने लिए हैं, जहाँ से हमने एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है। इन्होंने क्या किया है? पासिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया टू प्रोटीन कम्प्लेक्सेस। किसको डोनेट किया? प्रोटीन कम्प्लेक्सेस को, और उन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस ने आगे उनकी डाउनहिल मूवमेंट करवा दी। एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C are mobile electron carriers in the electron transport chain, and oxygen is the final electron recipient. Is that clear? Remember the electron carriers. कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं? ये आप लोगों ने याद रखना है, NADH एंड FADH2। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी NADH प्रोड्यूस होता है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू भी NADH प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउनहिल मूवमेंट में जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन स्टेप्स फ्रॉम कैरियर टू कैरियर डाउनहिल टू द ऑक्सीजन। ठीक है, ईच कैरियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हर एक जो कैरियर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है इसमें, एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी। कैसे एनर्जी रिलीज होती है? अब एनर्जी रिलीज का हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस कैसे होगी। यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जो उसके इलेक्ट्रॉन डोनर थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता करता फाइनल लो एनर्जी होता हुआ फाइनल जो एक्सेप्टर है उसका ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगा। coupling with oxidative phosphorylation. The electron transport chain and oxidative phosphorylation are coupled by proton gradient across the inner mitochondrial membrane. अब इस सारे प्रोसेस के दरमियान हमने काम क्या करवाया है? हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को उठा के किस जगह पे शिफ्ट करवाया है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। इज दैट क्लियर? The efflux of protein from the mitochondrial matrix creates an electrochemical gradient और प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस काम की वजह से दोनों यानी कि जो पोर्शंस हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन का जो एक डिफरेंस आ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर हाइड्रोजन आयन। इज दैट क्लियर? This gradient is used by the ATP synthase complex to make ATP via oxidative phosphorylation. अब ये वाला जो ग्रेडियंट हमने प्रोड्यूस करवाया है उसको एटीपी सिंथेज एक चैनल है वो उसको यूटिलाइज करेगा, और उसको यूटिलाइज करके क्या करेगा? एडीपी से आगे एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कैसे करवाता है ये देख लेते हैं। एटीपी सिंथेज डिस्क्राइब्स एज कम्प्लेक्स 5, इसको कम्प्लेक्स 5 का नाम भी दे देते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ATP synthase act as an ion channel that provides for a proton flux back into the mitochondrial matrix. वो just like एक आयन चैनल काम करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से पास होके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब वो वहाँ से पास होंगे उस चैनल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो चैनल है वो एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जब वहाँ से प्रोटॉन पास होगा तो ये क्या करेगा? एडीपी की फास्फोराइलेशन करवा देगा। फास्फोराइलेशन का क्या मतलब है? कि एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। इज दैट क्लियर? सेट्स अप a hydrogen ion gradient allows proton to flow through ATP synthase. जब एक ग्रेडियंट सेट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इज दैट क्लियर? जब वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही वो उस चैनल में से पास कराएंगे तो वो चैनल क्या करवाएगा? एटीपी की सिंथेसिस स्टार्ट करा देगा। कैसे कराएगा? एडीपी की फास्फोराइलेशन करवाएगा। एडीपी के अंदर एक और फास्फेट को ऐड करवाएगा। जब एडीपी के अंदर एक और फास्फेट ऐड करेंगे तो उसको एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी। ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, नीचे वाला पोर्शन। माउस का कर्सर आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है? Yes, sir.
Yes, ये sir. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से NADH या FADH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जब वो इधर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। कम्प्लेक्स 1 से 2 की तरफ गया, 2 से 3 की तरफ गया, 3 से 4 की तरफ गया, ठीक है। इस मूवमेंट के दरमियान क्या होगा, कम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये हाइड्रोजन आयन के चैनल्स हैं। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को बाहर यानी कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करेंगे। ये हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठाएंगे और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस जगह पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट या हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट सेट होगा। जब हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट सेट होगा तो ये एक एटीपी सिंथेज एक चैनल है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को पास करने के लिए यानी कि पास होने की इजाज़त देगा। जब हाइड्रोजन आयन इससे पास होंगे तो ये क्या करवाएगा कि एडीपी की फास्फोराइलेशन करवाएगा, एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट कराएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट sir. चेन एटीपी की सिंथेसिस कैसे करवा रहा है। Chemosis क्या चीज़ है? The difference of ion across a membrane. The chemosis is diffusion of ion across a membrane. More specifically, it relates to the generation of ATP by the movement of hydrogen ions across the membrane. ठीक है? Build up of proton gradient just so hydrogen could flow through ATP synthase enzyme to build ATP. Chemosis links the electron transport chain to the ATP synthesis. Is that clear? Yes, यहाँ sir. तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है सबको? Yes, sir. ये दोबारा सारा जितना भी पढ़ा है उस सारे का ओवरव्यू है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर अगर आप समझ लेंगे तो आप लोगों को अच्छी से इजीली समझ आ जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बना, ठीक है। पायरुवेट को आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेंड किया गया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में आके जो एसिटाइल को है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में इंटर हुआ, वहाँ से NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ये जाके कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। जिस वक्त कम्प्लेक्स 1 और 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो आगे आगे उनको मूव करवाएंगे टूवर्ड्स कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने फाइनल एक्सेप्टर की तरफ, तो क्या करेगा, ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये हाइड्रोजन आयंस को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करते जाएंगे। जब पंप करते जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो सेट होगा। जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होगा तो फाइनल में जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है वहाँ से ये हाइड्रोजन आयंस जब पास करेंगे तो वो एडीपी की फास्फोराइलेशन करवा के उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये सारा साइकिल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस करवा रहे हैं। Taking it beyond, what is the final electron acceptor in electron transport chain? That is oxygen, ठीक है। So what happens if oxygen is unavailable? अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बैक्स अप, ठीक है। नथिंग टू पुल इलेक्ट्रॉन डाउन हिल। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीज कैसे होगी, क्योंकि नीचे से इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाली कोई फोर्स नहीं रही। पहले इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए ऑक्सीजन थी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। अब इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाली कोई फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रुक जाएगी। NADH एंड FADH2 कांट अनलोड। ये हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हमने जनरेट किए हैं ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या ग्लाइकोलाइसिस, इनमें से अब हम प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनएरोबिक कंडीशन में यूजलेस है। एनएरोबिक कंडीशन में इससे हम एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। एटीपी प्रोडक्शन सीजेस, जो एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी।
सेल्स रन आउट ऑफ एनर्जी, सेल्स के अंदर जो एनर्जी का लेवल है, एटीपी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। जिस वक्त सेल्स के अंदर एटीपी का लेवल डिक्रीज होता है, लास्ट में जो स्टेप है वो क्या है, डेथ, एंड यू विल डाई। इज दैट क्लियर? अप टिल नाउ